हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, वागड़ एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। हमारे भारतीय संविधान की सीरीज चल रही है। संविधान सभा को हम पढ़ चुके हैं। आज भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उन सब के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना। आपके सामने लिखा हुआ है। तो देखो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहाँ से शुरू होती है? हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। मतलब इसका अर्थ यह है कि जो संप्रभुता है वो किस में निहित है? जनता में निहित है। यानी कि अंतिम सत्ता कौन है? जनता है। अंतिम शक्ति किसके पास है? जनता के पास है। हम भारत के लोग से पहली पंक्ति शुरू हो रही है हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना की। उसके बाद भारत की प्रकृति कैसी है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी कि संप्रभु, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संप्रभु का मतलब, संप्रभुता से तात्पर्य है कि कोई देश पूरी तरह से स्वतंत्र हो, अर्थात वह अपने सभी निर्णय स्वतंत्र लेता हो और किसी भी प्रकार से वह किसी अन्य देश या सत्ता के अधीन नहीं हो। समाजवादी। अब समाजवादी का अर्थ क्या है कि एक्चुअल में देखा जाए तो समाजवाद, जो हमारा भारतीय समाजवाद है, वो वेस्टर्न समाजवाद से अलग है। यह हिंसक क्रांति का समर्थन नहीं करता है, बल्कि लोकतांत्रिक तरीके से बदलावों का समर्थन करता है। व्यक्तिगत संपत्ति को मान्यता देता है। संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण पर बल देता है, अर्थात योग्यता के आधार पर वितरण करता है। संसाधनों के अहितकारी संकेंद्रण का विरोध करता है। ठीक है, तो हमारा समाजवाद जो पश्चिम का समाजवाद है उससे अलग है। पंथ निरपेक्ष, यानी हमारा पंथ निरपेक्षता का मतलब यह है राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, परंतु राज्य द्वारा सभी धर्मों को समान संरक्षण प्राप्त होगा। लोकतांत्रिक, लोकतंत्र का मतलब जनता का, जनता के लिए जनता द्वारा शासन। गणराज्य, गणराज्य से तात्पर्य है जो राष्ट्र के मुखिया का पद है वो देश के समस्त नागरिकों के लिए खुला हुआ होगा, यानी कि राष्ट्र के मुखिया का पद वंशानुगत ना होकर के जनता द्वारा चुना जाएगा। राजतंत्र की अवधारणा के बिल्कुल विपरीत है गणतंत्र की अवधारणा, यानी गणराज्य। तो देखो, संपूर्ण भारत की प्रकृति कैसी है? संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। ये आपको याद रखने पांचों के पांचों। अब दूसरा क्या है? न्याय। अब यहाँ के समस्त नागरिकों को क्या दिलाना है? न्याय दिलाना है। कैसा? सामाजिक न्याय। एक ऐसा समाज जिसमें निम्नलिखित आधारों पर भेदभाव ना हो: धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, रंग, उम्र, लैंगिक स्थान, एलजीबीटी। तो इनके आधार पर यदि कोई भेदभाव ना हो तो उसमें क्या होगी? सामाजिक समानता होगी, यानी हमको सामाजिक न्याय दिलाना है। ठीक है, समाज में समानता हो या समाज सामाजिक रूढ़ियों, परंपराओं, अंधविश्वासों, आडंबरों आदि से मुक्त हो। अब आर्थिक न्याय कैसे होगा? आर्थिक न्याय से तात्पर्य संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण, मतलब अर्थात योग्यता के आधार पर वितरण, किंतु साथ ही वंचित व कमजोर वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए जाएं। ये आर्थिक न्याय। राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय से मतलब यह है कि सभी व्यक्तियों को मत डालने का और चुनाव लड़ने का अधिकार होना चाहिए। ये राजनीतिक न्याय है। अब राजनीतिक न्याय के अलावा तीन न्याय कौन कौन? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अब स्वतंत्रता, देखो, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म और उपासना। पांच प्रकार की स्वतंत्रता, तीन प्रकार का न्याय और समता। कितनी? प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता। कोई भी प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता है और हर प्रकार का अवसर सभी व्यक्तियों को दिया जाएगा। पांचवा पॉइंट है बंधुता। कैसी बंधुता? व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता को बढ़ाने वाली बंधुता। ये पांचों पॉइंट आपको याद रखने कि भारत की प्रकृति कैसी होगी: संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। दूसरा, उसके बाद क्या होगा? न्याय होगा। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। समता, प्रतिष्ठा और अवसर की। और बंधुता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बढ़ाने वाली बंधुता। अब देखिए, तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी में, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष सप्तमी, संवत 2006 विक्रमी को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। यह आपको याद रखना है। अब 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में संशोधन करके तीन नए शब्द जोड़े गए: समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और
अखंडता, यानी कि ये तीन शब्द मूल रूप से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उपस्थित नहीं थे। इनको कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। अब आगे चलते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का भाग है कि नहीं, ये एक विवाद उठा था। तो बेरूवारी केस 1960 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविधान की प्रस्तावना है जो संविधान का भाग नहीं है। परंतु केशवानंद भारतीवाद जो 1973 में हुआ, उसमें कहा कि उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्ववर्ती निर्णय को उलट दिया तथा माना कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, किंतु यह अनुच्छेदों की भांति प्रभावी नहीं है। यह ना तो संसद को किसी भी प्रकार की शक्ति प्रदान करती है और ना ही संसद की शक्ति पर कोई अंकुश लगाती है। यह न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। यह आपको याद रखना है। अगले पेज पे चलते हैं, क्या है देखो, सवाल देख लो। इसमें सवाल दिए हुए हैं, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है? विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विश्वास की स्वतंत्रता। आपको इसका आंसर करना है। हमने पढ़ा था 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। परंतु आर्थिक स्वतंत्रता नहीं थी। क्या था? न्याय था। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय था। तो 20 का उत्तर हो जाएगा। दूसरा सवाल, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंबित होता है? उद्देश्य का, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व या मूल कर्तव्य। अब देखो, संविधान निर्माताओं का जो एक मत था वो प्रस्तावना में प्रतिबिंबित होता है, और प्रस्तावना को ही क्या कहते हैं? उद्देश्य का कहते हैं। इसका आंसर ये हो जाएगा। भारत के संविधान की प्रस्तावना है, पहला ऑप्शन है संविधान का एक हिस्सा है लेकिन इसका कोई कानूनी प्रभाव नहीं है। संविधान का एक हिस्सा है और इसका कोई कानूनी प्रभाव भी नहीं है, हिस्सा भी नहीं है और प्रभाव भी नहीं है। संविधान का एक हिस्सा और किसी भी अन्य भाग के समान कानूनी प्रभाव पड़ता है। संविधान का एक हिस्सा है लेकिन अन्य भागों से स्वतंत्र रूप से कोई कानूनी प्रभाव नहीं है। तो देखिए, यही उच्चतम न्यायालय ने कहा था। डी इसका उत्तर है कि संविधान का एक हिस्सा तो है लेकिन अन्य भागों से स्वतंत्र रूप से इसका कोई कानूनी प्रभाव नहीं है। अब 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? एक लोकतांत्रिक गणराज्य, एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, एक संप्रभु धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। अब देखो, तीन शब्द 42वें संविधान 1976 द्वारा जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अब देखो, इसमें समाजवादी ये है तो डी ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएगा, इसको कट कर दो। अब देखो, कहीं पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष कहीं दिख रहा है क्या? इसमें नहीं दिख रहा है। हम संप्रभु थे। धर्मनिरपेक्ष ये रहा, धर्मनिरपेक्ष है, इसमें धर्मनिरपेक्ष ही वास्तव में पंथ निरपेक्ष है। इनका माइनर अंतर है दोनों का, वो इतना डीप जाने की हमको जरूरत नहीं है, तो ये भी क्रॉस हो जाएगा। अब देखो, संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य ये थी। भारत की स्थिति कैसी थी? संप्रभु, लोकतांत्रिक और गणराज्य। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष दोनों शब्द बाद में जोड़े गए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा शब्द मूल रूप से प्रस्तावना में नहीं था? लोकतांत्रिक, समाजवादी, संप्रभु या गणतंत्र? बताइए। देखो, लोकतांत्रिक था, संप्रभुता थी, गणतंत्र भी था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। तो देखिए, इसी के साथ भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो कंप्लीट हो गई। ज्यादा से ज्यादा हमारी क्लास को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।